हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वर्चुअल वर्क उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि वर्चुअल वर्क होता क्या है। कि वहाँ पे एक्चुअली वो चीज़ हो नहीं रही है, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। और वर्क का मतलब होता है कि हमने अगर कोई भी बॉडी ली है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगी, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी। तो हम वहाँ पे कहेंगे कि उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ है, वो वर्क हुआ है। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है वर्क की। तो देखो वर्क की डेफिनेशन क्या है। मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉडी ली है, या आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी कहने का मतलब है कि अगर हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा दें तो उसकी जो शेप है वो कभी चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, वो भी हमने रिजिड बॉडी ली है, उसके ऊपर अगर मैंने 10 मान लिया कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स है वो अप्लाई किया है, तो ये बॉडी क्या करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। अगर इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। तो मान लिया कि ये बॉडी है यहाँ पे आ गई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक वर्क हुआ है। तो देखो डेफिनेशन, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू डू वर्क। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हम वर्क कब कहेंगे कि वहाँ पे वर्क हुआ है, कब कहेंगे, वैन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस। अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में अगर वो बॉडी है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं वर्क। अब देखो वर्क हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो देखो, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ वर्क, अगर हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब इसके बीच में डिफरेंस बताना है वर्क के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, अगर कोई फोर्स लगाने पर वर्क हो रहा है तो उसे हम कौन सा वर्क बोलेंगे, मैकेनिकल वर्क है। मेजरमेंट ऑफ वर्क, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, पी पॉइंट के ऊपर कोई बॉडी रखी है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने इस बॉडी के ऊपर। तो वर्क कब होगा, जब ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। तो मान लिया इस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो ये कहाँ पे आ गई, क्यू प्लेस के ऊपर आ गई ये बॉडी। जैसे ही हमने इस पी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो ये पी बॉडी है वो डिस्प्लेस्ड होगी, यानी ये क्यू के ऊपर आ गई। और इस जहाँ पे ये P और Q की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नाम दे रहे हैं हम dr। ये डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, आपको यहाँ पे बड़ी लग रही है, बट ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे बहुत स्मॉल होती है, जिसको हम dr से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मान लिया कि ओरिजन है, हम इसको कोई भी अदर प्लेन में ले रहे हैं, तो ओरिजन से इस P की डिस्टेंस यानी इस बॉडी की डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया r वेक्टर। और ये इसका जो रिजल्टेंट होगा, O से Q की डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस डी आर। ये वेक्टर है आपके पास r प्लस डी आर वैक्टर। यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्क को मेजर करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, ये देखो ये आपके पास एक P पॉइंट है, यहाँ से ये बॉडी है वो डिस्प्लेस्ड होगी। इसकी डायरेक्शन क्या दी हमने, इस डायरेक्शन में ये बॉडी है वो डिस्प्लेस्ड हुई है, यानी Q के ऊपर आ गई। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं कि O से इस P की डिस्टेंस है, यानी इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से इसकी P की डिस्टेंस कितनी है बॉडी की, r वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, r प्लस डी आर वेक्टर, r वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। लेट f बी द फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। f क्या है, एक फोर्स है, वो किसके ऊपर लग रहा है, p पॉइंट के ऊपर लग रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर। लेट द p बी डिस्प्लेस बाय वेक्टर बाय डिस्टेंस dr। p है वो डिस्प्लेस हो गया किस डिस्टेंस से, dr से, बाय अप्लाइंग ओ फोर्स। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो जो P था वो डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से, जो वो डिस्प्लेस्ड हुआ तो उसकी डिस्टेंस कितनी हुई, dr वेक्टर। तो देन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फोर्स को हमने F लिया है, डॉट वो डिस्प्लेस कितनी होगी, जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉडी है वो dr से डिस्प्लेस कर गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डॉट dr। अब हमें एक फॉर्मूला पता है f डॉट dr का फॉर्मूला, अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो क्या आएगा, f dr कोस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास डॉट हटके कोस थीटा आ जाता है और इनके वेक्टर हैं वो हट जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, f dr कोस थीटा। जहाँ पे जो थीटा है वो कहाँ का एंगल है, जब ये डिस्प्लेस फोर्स और यहाँ पे अगर ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होगी तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना है, थीटा। अब देखो dr कोस थीटा क्या आपके पास रिजोल्व पार्ट है dr का। कैसे है, देखो अगर मैं इस dr को रिजोल्व करूं तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको नाम देते हैं हम dr कोस थीटा। एक आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट होगा इसका, वो क्या होगा, dr साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या आपका रिजोल्व पार्ट है dr का।
तो इसको हमने लिख दिया रिजोल्व पार्ट ऑफ डी आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ की डायरेक्शन में है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये आपके पास रिजोल्व पार्ट है डी आर कोस थीटा। अब देखो वर्क डन इक्वल टू डी आर एफ कोस थीटा। अब हमने क्या किया, डी आर को बाहर निकाल लिया और एफ को अंदर कर दिया। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एफ कोस थीटा है वो रिजोल्व पार्ट है एफ का। अगर यहाँ पे देखो, अगर इसका रिजोल्व पार्ट निकालें तो एक पार्ट यहाँ पे आएगा और एक पार्ट इसी के ऊपर आएगा, तो ये जो भी आपके पास कोस थीटा के इनटू में टर्म होगी वो उसका रिजोल्व पार्ट होती है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तो ये आपका रिजोल्व पार्ट हो गया एफ का अलोंग डी आर। तो यहाँ से हमने इसको मेज़र कर दिया कि आप डी आर को पहले लिख के आप एफ कोस थीटा भी लिख सकते हो या फिर एफ डी आर कोस थीटा भी लिख सकते हो। सेकंड केस देखो, इन केस द पॉइंट पी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। अगर हम ये बोलें कि पी हमारे पास जो बॉडी है, जो पॉइंट ले रहे हैं हम पी, उसी डायरेक्शन में अगर हमारे पास फोर्स है, इसका मतलब है कि जो एंगल है उन दोनों के बीच में, अभी तक एंगल क्या हो रहा था, थीटा एंगल बन रहा था, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि वो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो हमारे पास वर्क कितना होगा, तो यहाँ पे आप पुट कर दो अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी आर। अगर हम डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, एफ डी आर कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 0। 0 कितना होता है, कोस 0 कितना होता है 1, तो एफ डॉट डी आर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर हम बात करें जो पी डायरेक्शन है उससे अपोजिट हमारे पास वर्क हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर हम कोई पॉइंट पी ले रहे हैं उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो तो आपके पास जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कोस पाई की वैल्यू होती है आपके पास -1, तो यहाँ से जो वर्क आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। इन केस द वर्क डन इज 0 देन एफ डी आर कोस थीटा इक्वल टू 0। अगर वर्क डन है वो 0 होता है तो एफ डी आर कोस थीटा है वो 0 होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि या तो आपके पास डी आर 0 होगा या फिर वो एंगल यानी कोस थीटा को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स हमारे पास 0 हो नहीं सकती। अगर फोर्स 0 होगी तो वो बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं होगी, अगर डिस्प्लेस नहीं होगी तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स तो 0 नहीं हो सकती, बट डी आर और कोस थीटा है वो 0 हो सकते हैं। तो अगर डी आर 0 है तो डी आर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अगर कोस थीटा 0 होगा तो यहाँ से एंगल कितना आएगा, π/2। दस द वर्क डन बाय ए फोर्स इज 0, तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। थ्योरम देखो, वर्क डन बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेस हमें निकालना है। अगर हम कोई पार्टिकल ले रहे हैं या कोई भी बॉडी ले रहे हैं, उसके ऊपर हमने बहुत सारी फोर्सेस लगा दी, तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो फोर्स लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। हमसे पूछ क्या रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन। अगर इन फोर्सेस का जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका हम वर्क डन निकालें, हर एक का वर्क डन निकालेंगे अलग अलग से, उसका हम एल्जेब्रिक सम ले लें, मतलब टोटल वर्क डन ले लें, बाय द सेपरेट फोर्सेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाय देयर रिजल्टेंट। क्या पूछ रहा है कि अगर आप फोर्सेस ले रहे हैं उनका अगर हम वर्क डन निकालें, अलग अलग से वर्क डन निकालें, फिर उनका सम करें, तो वो किसके इक्वल आएगा, जो वर्क डन रिजल्टेंट का होगा उसी के इक्वल हमारा जो टोटल वर्क डन होगा वो आएगा। तो ये देखो, ये आपके पास ओरिजिन 0, ये बोल रहा है कि हमने एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया O पॉइंट, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे हैं। हमने मान लिया P1 P2 P3 P4 P5 अप टू सो ऑन, जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे हैं। कहीं पे इनका रिजल्टेंट होगा, हमने रिजल्टेंट मान लिया, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट है। आपके पास यहाँ से वही कंडीशन नहीं बन गई जो हमने मेजरमेंट में पढ़ी थी कि P1 इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, यानी इसको हम बोल सकते हैं F1 फोर्स लग रही है P पॉइंट के ऊपर, और वो डिस्प्लेस हो गया, वो कहाँ पे डिस्प्लेस हो गया था, Q के ऊपर। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि P पॉइंट के ऊपर हमने Q1 फोर्स अप्लाई की है, तो वो डिस्प्लेस हो गया पार्टिकल A के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके लिए हम वर्क डन निकालेंगे, हर एक फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, फिर उनका हम टोटल ले लेंगे, तो वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए वर्क डन ऑफ रिजल्टेंट। जो वर्क डन रिजल्टेंट से आएगा हमारे पास वो इक्वल होना चाहिए। तो देखो, ये हमने जो भी कंसीडर किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेट P1 P2 P3 बी द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज। P1 P2 क्या है आपके पास, कोप्लेनर फोर्सेज हैं। कोप्लेनर कहने का मतलब है कि सेम प्लेन में आपके पास वो फोर्स हैं वो लाई कर रहे हैं। किस पॉइंट के ऊपर हैं, O पॉइंट के ऊपर है। तो अगर वो फोर्स लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो वर्क डन करेंगे, यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हमने मान लिया कि O से A के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगी। हमने मान लिया कि उसका जो रिजल्टेंट है वो R है।
देन वर्क डन बाय पी। अब P1 से कितना वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, ओ ए, हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आपके पास सेम रहेगी और फोर्स आपके पास है वो चेंज होता रहेगा। फोर्स देखो P1 के लिए क्या है, रिजोल्व पार्ट आएगा, क्योंकि देखो जब हमने मेजरमेंट किया था उसमें क्या आ रहा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या आ रहा था आपके पास, एफ कोस थीटा। तो रिजोल्व पार्ट था वो किसका रिजोल्व पार्ट था, जो भी हमने एफ लगाया है, ये आपके पास एफ है। तो यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास ओ ए। अब P1 का रिजोल्व पार्ट क्या आएगा, इस ओ ए के ऊपर ही तो आएगा P1 का रिजोल्व पार्ट। देखो एक रिजोल्व पार्ट आपके पास वाई डायरेक्शन में होता है, एक रिजोल्व पार्ट आपके पास एक्स डायरेक्शन में होता है। वो क्या होगा आपके पास, P1 कोस थीटा। तो हम बोल रहे हैं कि रिजोल्व पार्ट आएगा P1 का किस डायरेक्शन में होगा, ओ ए डायरेक्शन में होगा। फिर हम वर्क डन निकालें P2 का, तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस तो आपके पास सेम है ओ ए। अब क्या आएगा, रिजल्टेंट पार्ट किसका आएगा, P2 का। वो P2 का रिजल्टेंट पार्ट भी कहाँ लाई करेगा, ओ ए के ऊपर ही लाई करेगा। ऐसे ही हम P3 P4 सब का निकालेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो रिजोल्व पार्ट है वो Pn का भी लाई कर रहा है अलोंग ओ ए के ऊपर। अब हमने क्या किया, एल्जेब्रिक सम ले लिया ऑफ द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके वजह से जितना वर्क डन हुआ उन सबको हमने ऐड कर दिया। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है सभी की, ओ ए डिस्प्लेस्ड हो रही है, और फिर क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस अलोंग ए। इसका मतलब क्या है, देखो जब हमने P1 P2 निकाला तो हम बोल रहे थे कि रिजोल्व पार्ट है वो P1 का, P2 निकाला तो हम बोल रहे थे कि वो रिजोल्व पार्ट है P2 का। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो रिजोल्व पार्ट आएगा एल्जेब्रिक सम का। यही तो आएगा, किस डायरेक्शन में होगा, ओ ए, क्योंकि जो P1 था वो भी ओ ए अलोंग था, P2 था वो भी ओ ए के अलोंग था, इसलिए जो एल्जेब्रिक सम का रिजोल्व पार्ट आएगा वो भी ओ ए के अलोंग ही आएगा। ओ ए इंटू रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट। जब हम पूरे वर्क डन का एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिजल्टेंट देता है हमें। ये एक फिजिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर हम पूरे सिस्टम का वर्क डन निकाल रहे हैं या उसका एल्जेब्रिक सम दे दे तो वो हमें क्या देता है, उस बॉडी का जो रिजल्टेंट होगा वही उसका वर्क डन होगा। तो ये क्या आ गया, रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट आर अलोंग ओ ए। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल है, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स आर के इक्वल है। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो, इफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इन इक्विब्रिलियम। अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं वो इक्विब्रिलियम में है तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, आर इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, जब भी हमारे पास सिस्टम है इक्विब्रिलियम की बात होगी तो वहाँ पे रिजल्टेंट है वो 0 होगा। ये आपको आगे जो सम करेंगे उसमें आपको ये प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी है। एंड देयर फोर द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन इक्वल टू 0। अगर रिजल्टेंट 0 है तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो भी तो 0 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो वर्चुअल वर्क क्या होता है, इफ़ ए बॉडी अंडर गो सम डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अगर हमने कोई भी रिजिड बॉडी ली है वो डिस्प्लेस्ड होगी, जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो वो बॉडी है वो डिस्प्लेस करेगी। देन सम अमाउंट ऑफ एक्चुअल वर्क इज डन। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने इसके ऊपर किया था कि हमने कोई रिजिड बॉडी ली थी, उसके ऊपर हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था, तो वो बॉडी है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेस कर गई थी। तो उसको हम बोल रहे थे कि वहाँ पे एक्चुअल वर्क होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल वर्क हुआ। इफ़ द बॉडी इज इन इक्विब्रिलियम, अगर वो बॉडी इक्विब्रिलियम में है अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस देन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, हैंस नो एक्चुअल वर्क इज डन। अब देखो यहाँ पे ये बात समझने की है कि आपके पास जो बॉडी है वो इक्विब्रिलियम में बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमने कोई भी बॉडी मान ली, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ भी मैंने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे मान लिया मैंने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया और इसके अपोजिट में भी मैंने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। तो देखो इस बॉडी के ऊपर फोर्स तो लग रही है, ठीक है, फोर्स लग रही है आपके पास। अब देखो ये इक्विब्रिलियम में कहने का मतलब है ये फोर्स इससे कैंसिल हो रही है, ये 20 की इसके अपोजिट में 20 से कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे एक्चुअल वर्क तो नहीं होगा। समझ गए बात, यहाँ पे क्या नहीं होगा, एक्चुअल वर्क नहीं होगा। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स तो लग रही है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि वहाँ पे वर्चुअल वर्क हुआ है। नेक्स्ट देखो, नाउ सपोज दैट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इन इक्विब्रिलियम एंड द बॉडी इज इमेजिन टू अंडरगो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। यही बोला है कि हमने मान लिया कि वो बॉडी है, हमने क्या किया, ये बॉडी थी ये इक्विब्रिलियम में है तो हमने इसको इक्विब्रिलियम में दिखा दिया। एंड द बॉडी इज इमेजिन टू अंडरगो, हमने इमेजिन कर लिया कि वो बॉडी है वो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी
डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अंदर विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन कहने का मतलब है कि हमें अपनी तरफ से ऐसी कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करनी कि वो स्टेटमेंट में हमें दी ही ना हो। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन अंडर विच द सिस्टम एग्जिस्ट। हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वो उसकी क्या है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। इफ़ ए पॉइंट ए ऑफ द बॉडी इज एक्ट अपॉन ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज टू बी डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट के ऊपर है वो डिस्प्लेस कर जाती है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो डिस्प्लेस कहाँ करगी, बी के ऊपर, देन ए बी इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बॉडी इक्विब्रिलियम में है, तो हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वो बॉडी है वो डिस्प्लेस करगी यहाँ पे, यानी स्लाइटली डिस्प्लेस करगी वो बॉडी। तो इस वर्क को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल वर्क। समझ गए बात। अब वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन आपके पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे। तो ये आपके पास क्या है, वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब इसका प्रिंसिपल क्या है वर्चुअल वर्क का, इफ़ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज, अगर हमारे पास बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज बी इक्विब्रिलियम, अगर वो बॉडी इक्विब्रिलियम में है, एंड इफ़ द सिस्टम इज सपोज टू अंडरगो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हमने सपोज कर लिया कि वो बॉडी है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस बॉडी के अंदर, कंसिस्ट विद इट्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ये हमने वर्चुअल वर्क में पढ़ा है ना कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर हमने बहुत सारे फोर्स एक्ट किए हैं, बट वो फोर्स क्या होंगे, इक्विब्रिलियम में होंगे, तो हमने मान लिया कि वहाँ पे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगी, वहाँ पे हमने स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट मान ली। किस कंडीशन में, ज्योमेट्रिकल कंडीशन में। तो जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम होगा, अगर हम वर्चुअल वर्क निकालें सभी फोर्सेस का और उनका सम ले लें, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज 0, कि अगर हम वर्चुअल वर्क डन निकालें, जितने भी आपके पास फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, उन सब का वर्चुअल वर्क डन निकालें और फिर उनका एल्जेब्रिक सम ले लें, तो वो एल्जेब्रिक सम आपके पास क्या आएगा, 0। कन्वर्सली क्या है इसका, अगर एल्जेब्रिक सम है वो 0 है, तो फोर्सेस क्या हैं, इक्विब्रिलियम में होंगे। यहाँ तो हमने फोर्सेस को इक्विब्रिलियम में लिया है, तो क्या बोल दिया कि जो एल्जेब्रिक सम है वर्क डन, जो एल्जेब्रिक सम होगा वर्चुअल वर्क डन का वो 0 होगा। यहाँ कन्वर्सली में हम बोल रहे हैं कि अगर वर्चुअल वर्क डन है वो 0 है, तो जो फोर्सेस हैं वो इक्विब्रिलियम में होंगी। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, ये भी आपके आगे क्वेश्चन करेंगे तो उनमें यूज़ होगी प्रॉपर्टी। अब देखो नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है उसके ऊपर हमने कोप्लेनर फोर्स लगाई है, मतलब सेम प्लेन में है वो सारी फोर्स, तो उस पार्टिकल के ऊपर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होगा वो हमें फाइंड करना है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फाइंड करने का मतलब है कि आप दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाओ। पहले तो आप ये बताओ कि फोर्सेज हैं वो इक्विब्रिलियम में है, तो जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। फिर आप ये लेके चलो कि जो एल्जेब्रिक सम है वर्चुअल वर्क का वो 0 है, तो हम दिखा देंगे कि जो फोर्सेज हैं वो इक्विब्रिलियम में हैं। ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि वर्चुअल वर्क जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई करवाओ, या फिर ये इस स्टेटमेंट से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोल रहा है ये, तो हमें एक बार तो एक कंसीडर करनी पड़ेगी चीज़, फिर हम उसको प्रूव करेंगे, फिर इसका कन्वर्स पार्ट लेंगे। तो देखो क्या दे रखा है हमें, अगर कोई पार्टिकल है उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, वो फोर्सेज क्या हैं, हमें गिवन है इक्विब्रिलियम में है और कोप्लेनर फोर्सेज हैं। इज दैट द सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, हमें क्या है, वर्चुअल वर्क डन का जो सम होगा बाय द फोर्स इन एनी स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज 0। तो हमें पहले तो ये लेना है कि वो फोर्सेज हैं वो कोप्लेनर हैं, इक्विब्रिलियम है, तो हम दिखा देंगे कि जो उनका वर्चुअल वर्क है वो 0 है। फिर हम 0 लेके चलेंगे फोर्स को और हम दिखा देंगे कि वो फोर्सेज हैं वो इक्विब्रिलियम में है। प्रूफ देखो, लेट F1 F2 Fn बी द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट ओ। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास बहुत सारी फोर्सेज हैं, कोप्लेनर फोर्सेज हैं, वो एक्ट कर रही हैं पार्टिकल के ऊपर। हमने मान लिया वो पार्टिकल है ओ, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेज है, F1 2 3 Fn तक वो फोर्स हैं वो एक्ट कर रही हैं। ड्यू टू दीज फोर्सेज, अगर एक पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्सेज अप्लाई हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट भी करेगा कुछ ना कुछ पार्टिकल। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ये पार्टिकल था, जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्सेज अप्लाई की तो ये पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो गया, ओ डैश के ऊपर डिस्प्लेस हो गया। अब हम देखते हैं वर्चुअल वर्क क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, पहले F1 के लिए निकाल रहे हैं तो फोर्स कितनी होगी, F1
डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ओ से ओ डैश के ऊपर, F2 के लिए प्लस हम इनका सबका सम लेंगे, प्लस F2 फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है ओ से ओ डैश, फिर प्लस Fn इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है ओ ओ डैश। यहाँ से ओ ओ डैश तो आपके पास है, कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे F1 F2 Fn ऐड हो जाएंगे। जब हम पूरे ही फोर्सेस को ऐड करते हैं, सभी फोर्सेस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिजिक्स की प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं हम कि वो उनका रिजल्टेंट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन फोर्सेस की जगह हमने लिख दिया आर वेक्टर डॉट ओ ओ डैश। कंडीशन इज नेसेसरी। अब हम लेके क्या चलेंगे, वो पार्टिकल है वो इक्विब्रिलियम में है, हमें प्रूव करना है कि वो वर्क डन है वो जीरो होगा। मैंने आपको एक फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी जो वर्चुअल वर्क से ऊपर हमारे पास एक हेडिंग थी, अगर वो पार्टिकल है इक्विब्रिलियम में तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर पार्टिकल इक्विब्रिलियम में है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या बोल रहे हैं, जो हमने सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन निकाला था वो क्या आया था, आर वेक्टर डॉट ओ ओ डैश वेक्टर। आर की वैल्यू जीरो है क्योंकि जो पार्टिकल है वो इक्विब्रिलियम है, तो हमारे पास आर है वो जीरो हो गया, तो यहाँ पे ये जीरो के इक्वल हो गया। हम लेके क्या चले थे, फोर्सेज इक्विब्रिलियम में लेके चले थे, हमने दिखा दिया कि जो वर्चुअल वर्क है वो जीरो है। अब हम सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेके चलेंगे, वर्क है वर्चुअल वर्क है उसको जीरो लेके चलेंगे, हम दिखा देंगे कि वो पार्टिकल है वो इक्विब्रिलियम में है। It is given that the algebraic sum of the virtual work done by the system of forces acting on a particle is zero। हमें ये गिवन है कि जो पार्टिकल का वर्चुअल वर्क डन है वो जीरो है। अगर सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन जीरो है इसका मतलब है आर वर्चुअल वर्क डन था कितना, आर डॉट ओ ओ डैश किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। यहाँ से या तो आर जीरो होगा या फिर ओ ओ डैश होगा, इनमें से एक को तो जीरो होना पड़ेगा। हमने मान लिया कि आर इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा या फिर ओ ओ डैश है वो जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास जीरो हो नहीं सकती, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ओ ओ डैश है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, आर को जीरो होना पड़ेगा। अगर रिजल्टेंट जीरो है तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले तो उसमें क्या क्या पढ़ रहे थे कि अगर पार्टिकल इक्विब्रिलियम है तो आर जीरो होगा, तो आर जीरो है तो पार्टिकल क्या है इक्विब्रिलियम में है, तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब इसी को हमें कार्टेशियन फॉर्म में प्रूव करना है। जब भी हम कार्टेशियन मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट है वो एज्यूम करते हैं। तो हमने मान लिया ये आपके पास देखो ओ एक्स था, ये हमारे पास ओ ओ डैश डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, एफ फोर्स F1 F2 F3 ये फोर्स लग रही थी। कार्टेशियन मेथड की बात कर रहे हैं तो क्या है, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास पार्टिकल था वो लाई कर रहा था, यानी सेम प्लेन में थे वो पार्टिकल। यहाँ पे ओ ओ डैश जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि एच और के कोऑर्डिनेट है। यहाँ से इस ओ पॉइंट को हमने आगे बढ़ा दिया, ये कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को एम के ऊपर, और ये किसके ऊपर कट कर रहा है, एल के ऊपर। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एल के ऊपर। इसका पॉइंट क्या हो गया, एच और के। ठीक है, तो यहाँ से देखो लेट F1 F2 Fn बी द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ओ। वही है कि हमने नंबर ऑफ फोर्सेज ली हैं वो एक्ट कर रही हैं ओ के ऊपर। लेट x1 x2 xn y1 y2 yn बी द रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर फोर्सेज अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओ एक्स। हमने मान लिया कि देखो F1 का जो हमारे पास रिजोल्व पार्ट है वो x1 है, x डायरेक्शन में। देखो इसको हम कैसे बोल रहे हैं, मान लो ये आपके पास ओ, ये ओ है, ये आपके पास y है, ये x डायरेक्शन है। यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी ओ डैश के ऊपर, ये आपके पास F1 फोर्स है। अब मैं बोल रही हूँ कि F1 को मैं रिजोल्व करना चाहती हूँ, तो एक पार्ट तो आपके पास ये होगा, यानी इसको मैं नाम दे दूँ y कैपिटल Y1, और जो इसका रिजोल्व पार्ट होगा एक पार्ट यहाँ पे आएगा जिसको नाम दे दिया मैंने x1। ठीक है, अगर मैं सेकंड F2 फोर्स लूँ, सेकंड फोर्स लूँ F2, तो इसके लिए क्या होगा, एक कंपोनेंट तो इसका y2 यहाँ होगा और जो एक कंपोनेंट होगा इसका x2 यहाँ होगा। ऐसे ही डिफरेंट कंपोनेंट आपके लाई करेंगे। तो वही लिख रखा है कि F1 का रिजोल्व पार्ट हॉरिजॉन्टल में आपके पास x1 है और F1 का रिजोल्व पार्ट वर्टिकल में आपके पास क्या है, y1 है। तो ये आपके क्या है, रिजोल्व पार्ट है। अब देखो अगर x और y रिजोल्व पार्ट हैं तो उनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, r होगा। किस डायरेक्शन में होगा, अगर हम x का रिजल्टेंट ले रहे हैं तो वो ओ एक्स डायरेक्शन में होगा, अगर हम y का रिजल्टेंट ले रहे हैं तो वो ओ वाई डायरेक्शन में होगा। तो मान लो x का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2, इन सबको हम ऐड कर देंगे। y का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन सबको हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास जो कैपिटल Y आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट। अगर हम इस कंप्लीट बॉडी का रिजल्टेंट निकालें तो वो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने लेट कर लिया कि जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस का हुई ओ से ओ डैश के ऊपर, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ओ ओ डैश। इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास एच यानी
ओ एल की जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ओ एल से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो क्या है आपके पास एच, और जो वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वाई डायरेक्शन में यानी ओ एम की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, के डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब हमें निकालना है वर्चुअल वर्क डन। अब पहले हम निकालेंगे F1 के लिए, F2 के लिए, F3 के लिए। तो देखो F1 के लिए कैसे निकालेंगे, जो वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय इट्स रिजोल्व पार्ट x1 प्लस y1। अब देखो ये कैसे लिखा है कि हम बोल रहे हैं कि वर्चुअल वर्क डन निकालना है हमें F1 के अलोंग। अब देखो F1 के अलोंग जब हम वर्चुअल वर्क डन निकालेंगे वो आपके पास y डायरेक्शन में भी वर्क डन हो रहा है और x डायरेक्शन में भी आपके पास वर्चुअल वर्क हो रहा है। तो x डायरेक्शन के लिए हमने रिजोल्व पार्ट ले लिया x1 क्योंकि F1 है, और y डायरेक्शन में हमने ले लिया कि उसका जो रिजोल्व पार्ट होगा y1 होगा। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 के कोऑर्डिनेट क्या है h, y1 का कोऑर्डिनेट क्या है k। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा F1 का वर्चुअल वर्क। ऐसे ही हम F2 का कैसे निकालेंगे, देखो F2 के लिए ऐसे ही हम F2 का कैसे निकालेंगे, ये देखो ये आपके पास F2 है, इसका कंपोनेंट कहाँ कहाँ है, ये x2 हॉरिजॉन्टल में है और ये y2 वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल में है और हॉरिजॉन्टल में है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है h, इसका कोऑर्डिनेट क्या है k कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो वर्क डन कितना होगा F2 इक्वल टू x2 के साथ h की मल्टीप्लाई प्लस y2 के साथ आपके पास k की मल्टीप्लाई, ये होगा आपके पास वर्क डन। ऐसे ही हम अगर n फोर्सेस का निकालें तो वो क्या आएगा Fn इक्वल टू XNH प्लस YNH। अब हमें क्या निकालना है, इनका एल्जेब्रिक सम, क्योंकि हमें एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल टू 0 दिखाना है, हम इक्विब्रिलियम में लेके चल रहे हैं फोर्सेस को। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया, ये आपके पास F1 का, F2 का और ये Fn का। इस पार्ट में से h कॉमन है और y वालों में से k कॉमन है, तो हमने h को कॉमन निकाल लिया, ये आपके पास हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3, और k कॉमन निकालने के बाद ये आपके पास आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3। इसको हमने क्या बोला था कि ये x का रिजल्टेंट है, ये y का रिजल्टेंट है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया। कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन नेसेसरी क्या है, देखो हमने पार्टिकल है, कोई पार्टिकल माना है, उसके ऊपर इक्विब्रिलियम में फोर्स लग रही है, कोप्लेनर फोर्स। तो हम देन जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम निकालेंगे वर्चुअल वर्क डन का, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी तब हम जो वर्चुअल वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, सिस्टम का 0 होगा। तो हमने मान लिया कि पार्टिकल है वो इक्विब्रिलियम है, अगर पार्टिकल वो इक्विब्रिलियम है तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे क्या बोल सकते हैं, तो उनका रिजल्टेंट है वो 0 होगा। अगर रिजल्टेंट 0 है तो देखो ये हमने इक्वेशन निकाली थी वर्क डन की, लास्ट जो इक्वेशन थी वो क्या आई थी, h x प्लस के वाई, रिजल्टेंट 0 है, इसका मतलब ये आपके पास रिजल्टेंट था, ये भी आपके पास रिजल्टेंट था, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्चुअल वर्क डन है इनमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वर्चुअल वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो कंडीशन सफिशिएंट क्या है, हम वर्चुअल वर्क डन है वो उसको 0 लेके चलेंगे, हम फोर्सेस को इक्विब्रिलियम में दिखाएंगे। तो देखो ये आपके पास वर्क डन की इक्वेशन आई थी एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0। h और k आपके पास कोऑर्डिनेट हैं जो 0 हो नहीं सकते, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि x और y है वो 0 होंगे दोनों। तो आर स्क्वायर हमने जो रिजल्टेंट की इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये रूट हो गया इक्वल टू 0। तो अगर रिजल्टेंट 0 है इसका मतलब उस प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट 0 है तो वो जो सिस्टम है वो इक्विब्रिलियम में होंगे। यही हमें प्रूव करना था।